नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली दंगा मामले में आरोपियों को राहत नहीं मिली है। दिल्ली दंगा के आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर यह अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने शर्जील उमर खालिद की याचिका को खारिज कर दिया है। शर्जील उमर ने जमानत की मांग की थी। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने यह सुनवाई की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम की याचिका को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। शर्जील और उमर ने जमानत की मांग की थी। ऐसे में ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का निकलकर सामने आया, जहां आरोपियों को राहत नहीं मिली है। दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी शर्जील और उमर खालिद की याचिका खारिज कर दी है। जमानत की मांग को खारिज कर दिया है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह अहम फैसला सुनाया, जिस दौरान शर्जील उमर खालिद की याचिका खारिज कर दी गई है। Of the outcome, the Supreme Court had granted us a very compassionate and patient hearing. We have a strong case on merits and on law, and we are very confident. That has been a very long time. In fact, as we always say, bail should be the rule and jail should be the exception. This is a case where this has been reversed, and that is unjust, and that's also why we are expecting the Supreme Court to grant bail. होपफुल है हम लोग हमेशा की तरह, और सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस में लोगों को बेल ग्रांट करेगी। ऑलमोस्ट 6 साल हो चुके हैं लोगों को कस्टडी में, एंड अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। इसी बात पे हमें काफ़ी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आज अपने फैसले में लोगों को बेल ग्रांट कर देंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली दंगा मामले में आरोपियों को राहत नहीं मिली है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के बाद यह अहम फैसला सुनाया, जिस दौरान हाई कोर्ट ने भी शर्जील और उमर को जमानत नहीं दी थी। अब ये सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आपको बता रहे हैं, जहां शर्जील और उमर खालिद की याचिका खारिज कर दी गई है। दोनों ने जमानत की मांग की थी, जिस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाते हुए दिल्ली दंगा मामले में आरोपियों को राहत नहीं दी है। बता दें, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने यह सुनवाई की है। यह बड़ी खबर, अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने दिल्ली दंगा मामले पर यह अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी शर्जील और उमर खालिद की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें, 5 अन्य आरोपियों को 12 शर्तों के साथ जमानत दे दी गई है, लेकिन शर्जील और उमर खालिद की याचिका खारिज कर दी गई है। जमानत नहीं दी गई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला है। मुख्य आरोपियों की श्रेणी में आते हैं दोनों, इसलिए यह अहम फैसला सुनाया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दोनों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जमानत याचिकाओं पर यह अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनाया है। इससे पहले हाई कोर्ट ने भी फैसला सुनाया था, जिस दौरान आरोपियों को राहत नहीं मिली थी, और अब आज ये अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से निकलकर सामने आया, जहां आरोपी पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से कई उम्मीदें थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए ये साफ कह दिया कि जमानत नहीं मिलेगी। ऐसे में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच की ये सुनवाई से बता दें कि दोनों आरोपियों को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शर्जील उमर खालिद दोनों की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि शर्जील 1 साल तक इस मामले में जमानत याचिका दाखिल नहीं कर पाएंगे, और उमर भी इस मामले में 1 साल तक जमानत याचिका दाखिल नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह अहम फैसला। हालांकि 5 अन्य आरोपियों को 12 शर्तों के आधार पर जमानत दे दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा है कि उमर खालिद और शर्जील 1 साल तक अपनी जमानत याचिका दाखिल नहीं कर पाएंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है।
चलिए, इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एडिटर पीयूष त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज ये अहम फैसला सुनाया है, कह सकते हैं हाई कोर्ट के फैसले को कायम रखा गया है, लेकिन 5 आरोपियों को जमानत दे दी गई है। किस तरीके से आप देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए, मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने उमर, खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं दी, उनकी जमानत खारिज कर दी। वो आए थे अपील करने के लिए, लोअर कोर्ट से पहले उनकी जमानत खारिज हुई थी, फिर हाई कोर्ट से, तो उन्होंने अपील की थी सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन कोर्ट ने यही कहा कि जो अपराध है उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने उमर और शर्जील को जमानत आज नहीं दी है। और उसके साथ एक ये व्यवस्था भी दे दी है कि आगे 1 वर्ष तक ये इसके लिए अपील भी नहीं कर सकते। 1 वर्ष के बाद यदि अपील होगी तो फिर से इनको लोअर कोर्ट जाना होगा। ये आए थे सुप्रीम कोर्ट ये सोचकर, इनको उम्मीद थी कि इनको जमानत मिल जाएगी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि हम हर व्यक्ति को, हर अपराधी को जो भी यहाँ पे खड़ा है, उसको हम एक ही निगाह से नहीं देख सकते, कानून एक निगाह से नहीं देख सकता। जिस तरह से अपराध होगा, जितनी गंभीरता अपराध की होगी, उसी के अनुसार उसके साथ न्याय किया जा सकता है, उसको सजा दी जा सकती है, उसके खिलाफ फैसला दिया जा सकता है। यहां पे मैं आपको बता दूं, जो 2020 का जो दिल्ली दंगा था, उसमें इनके खिलाफ जो दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दी थी, बहुत ही पुख्ता उसमें आरोप लगाए थे, पुख्ता सबूत दिए थे इनके खिलाफ, किस तरीके से इन्होंने हिंसक प्रदर्शन का आयोजन किया, एक कॉन्स्पिरेसी की गई। उसके अलावा इनका जो एक, आपको दर्शकों को याद होगा, एक बयान था, इनकी एक स्पीच थी, टुकड़े टुकड़े वाली स्पीच, वो पूरा जो आप सोचिए कि कोर्ट के सामने दिल्ली पुलिस ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किया, उसमें व्हाट्सएप और उसमें जो भी फेसबुक और वीडियो, जिस तरीके से भी साक्ष्य हो सकते थे, सारे पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। उसी के आधार पर कोर्ट ने यह कहा कि इनको जमानत नहीं दी जा सकती। हालांकि बाकी जो 5 लोग हैं उनको जमानत दे दी गई है प्रगति, लेकिन इन लोगों को जमानत नहीं दी गई है। जी, हालांकि देखिए, जिस तरीके से आरोपियों ने दलीलें इस बार पेश की, ऐसे में संभावना इन्हें लग रही थी कि कहीं न कहीं जमानत मिल सकती है, राहत मिल सकती है, क्योंकि आरोपियों का ये साफ कहना रहा इस दौरान कि कार्रवाई जो है वो शुरू नहीं हुई है और पुख्ता सबूत भी दंगा करवाने के मामले में नहीं मिलते नजर आ रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया इस दौरान। दिल्ली पुलिस का भी हम कह सकते हैं, हमें दिल्ली पुलिस की तरफ से भी दलीलें देखने को मिली। उन्होंने भी ये साफ कहा कि अपनी सुनवाई में देरी के लिए आरोपी खुद जिम्मेदार हैं। ऐसे में क्या लगता है, उम्मीदों पर पूरी तरीके से पानी फिर चुका है, क्योंकि 1 साल तक अब जमानत याचिका दाखिल नहीं हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, न्याय जो होता है वो उम्मीदों पे किसी की नहीं चलता है, न्याय चलता है सबूत के आधार पर। आपके खिलाफ क्या सबूत है, कोर्ट उसमें क्या जजमेंट करती है, जो वहां न्यायाधीश बैठे हैं वो उसको परखते हैं, उसको देखते हैं कि किस तरीके का आपका अपराध है, क्या उसकी गंभीरता है, क्या मैग्नीट्यूड है आपके क्राइम का। उसके अनुसार जज डिसाइड करते हैं, जजमेंट होता है और न्याय दिया जाता है। तो यहां पर भी यही कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि आपका जो अपराध था वो गंभीर था। सारे लोग एक ही अपराध में आए थे, लेकिन उसमें ये चूंकि नेतृत्व करता थे, साजिश करता थे, इस तरीके के आरोप थे इनके ऊपर। और जो चार्जशीट है दिल्ली पुलिस की, वो इतनी पुख्ता थी, उसमें इनके खिलाफ आरोप थे। लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से होते हुए ये जमानत की गुहार के लिए आए थे सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा है, इनको जमानत नहीं दी है और ये व्यवस्था भी दे दी है कि अगले 1 वर्ष तक ये लोग जमानत के लिए अपील भी नहीं कर पाएंगे। जी प्रगति, और इसके बाद फिर से कह सकते हैं कि इनके जो परिजन है या इनके साथ के लोग हैं, उनको झटका है, उनकी उम्मीदों में पानी फिरा है, लेकिन न्यायालय का जो फैसला होता है वो सबको मानना होता है। और इसके बाद अगर इन्हें जमानत याचिका फिर से दाखिल करनी होगी तो वो प्रोसेस जो है वो फिर से शुरू होगा, ट्रायल के बाद फिर हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, नहीं, इनको लोअर कोर्ट जाना पड़ेगा पहले। इनको अब अगर दोबारा जमानत के लिए अपील करनी होगी 1 साल बाद, क्या स्थिति बनती है, तो ये लोअर कोर्ट मूव करेंगे। वहां से जब वहां उसके बाद क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, ये तो क्या जजमेंट आता है। लेकिन अभी फिलहाल 1 वर्ष इनको इंतजार करना होगा, उसके बाद उनको दोबारा से वही प्रक्रिया करनी पड़ेगी, उसी प्रक्रिया से इनको गुजरना पड़ेगा।
मतलब हम आगे कह क्या सकते हैं निर्णय पीयूष जी, होता है ये हाँ, देखने वाली बात मतलब होगी। हम कह सकते हैं कि 1 साल तक अब पूरी तरीके से इनकी जमानत याचिका दाखिल नहीं हो पाएगी और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला काफी अहम समझा जा रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए पीयूष जी। बता दें कि दिल्ली दंगा मामले में आरोपियों को अब राहत नहीं मिल पाएगी। 1 साल तक सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद 1 साल तक याचिका दाखिल नहीं हो सकती है जमानत की। अब ऐसे में शर्जील इमाम और उमर खालिद को राहत नहीं मिली है। हालांकि आपको यह बता दें कि 5 आरोपियों को 12 शर्तों के आधार पर राहत मिल चुकी है, लेकिन ये मुख्य आरोपी के तौर पर देखे गए जिस दौरान शर्जील और उमर खालिद की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इससे पहले अगर हम लोअर कोर्ट की बात करें, वहां भी जमानत याचिका खारिज हुई थी और हाई कोर्ट ने भी अहम फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका खारिज कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी फैसले को कायम रखा है। देखिए, जो भी उच्चतम न्यायालय ने फैसला किया है, रिकॉर्ड के आधार पर फैसला किया है। उन्होंने बाकियों को बेल दी है, इन दोनों को बेल नहीं दी। तो मुझको लगता है कि कुछ ना कुछ रिकॉर्ड में ऐसा होगा जो इनका केस दूसरों से जुदा लगता है। मगर आज देश भर में जो उम्मीद थी कि इनको बेल मिलेगी, आज कई लोग इससे नाखुश होंगे, क्योंकि जो संविधान की आस्था है वो फ्रीडम में है और लिबर्टी में है। इतना लंबे अरसे के बाद बेल ना मिलना, इससे एक चिंता का वातावरण तो पैदा होता है। अपराध तो अभी साबित नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले हैं जिसमें कहा गया है कि जब एक आदमी बिना कन्विक्शन के लंबे अरसे से जेल में है, उसकी रिहाई बेल पर होनी चाहिए। ये भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। तो अब क्या देखकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, ये तो इस पर तो टिप्पणी तभी हो सकती है जब पूरे जजमेंट का अध्ययन हो, जिस पर कुछ समय लगेगा। चलिए आपको सीधे सुधांशु त्रिवेदी की तरफ ले चलते हैं। क्या कुछ कह रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उसे सुनवाते हैं। और आज के जो कजाकिस्तान की तरफ, और उसे पता चला कि तुर्क राजाओं ने महमूद गजनी को घेर लिया है। तो अलबरूनी ने लिखा है, क्या लिखा? उसने कहा जब घेर लिया है तो वो धर्मपाल उसको कहता है कि मैं 2000 घुड़सवार, 10,000 सैनिक और 100 हाथियों के साथ तुम्हारी मदद करने को आने को तैयार हूं, मगर किस लिए? इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, इसलिए कि तुम्हें मारने का संकल्प मैंने लिया था। तो मैं अपने अलावा किसी और को तुम्हें पराजित करते हुए और तुम्हें मारते हुए नहीं देखना चाहता। ये वो चीज थी जिसने भारत को बचा के रखा, ना कि एक गाल के बदले दूसरा गाल आगे कर देने के सिद्धांत ने। इसलिए इसी के लिए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूछा था, आज सोमनाथ जो दिखाई पड़ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन भाव की अभिव्यक्ति की है, वो दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति की वो जीवनी शक्ति थी, वो संघर्ष शक्ति थी, जिसने दुनिया के सबसे बर्बर आक्रमणों को भी झेल कर अपने को बचा के रखा, जिसके लिए अटल जी ने लिखा था कि दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां, यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता वो उन्नत ईरान कहां है, दीप बुझे पश्चिमी जगत के छाया जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। और वो जो चमक थी उसकी अभिव्यक्ति सोमनाथ के प्रथम ज्योतिर्लिंग में दिखाई पड़ती थी। मगर अफसोस 1835 में मैकॉले ने जो विष हमारे दिमागों में भरना शुरू किया, 2035 में प्रधानमंत्री जी ने कहा उस विष से मुक्त करनी है। उस विष का, बहुत बड़ी विष बेल को काटने का प्रतीक सोमनाथ का मंदिर था। अब आप कहेंगे साहब बहुत इतिहास की बात हो गई, आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या है? तो यह भी मैं बताना चाहता हूं, आप सभी लोग, विपक्ष के लोग बहुत बोले थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान की मध्यस्थता की बात कही थी और इसको लेकर हमारे विरोधी बहुत उछल के बोल रहे थे। तो 11 मई 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बोला था कि 1000 ईयर से इंडिया और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई है और कश्मीर उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो मैं पूछना चाहता हूं, इन लोगों में से किसी ने सवाल किया कि 78 साल पहले बना हुआ देश में 1000 साल पुरानी लड़ाई क्यों है? ये वही 1000 साल की लड़ाई है जिसका 1000 साल आपको दिखाई पड़ रहा है। और ये मैं केवल अपने मन से नहीं कह रहा हूं, पूछिए पाकिस्तान की सरफेस टू एयर मिसाइल का नाम क्या है? गजनी। एयर टू एयर मिसाइल का नाम बाबर, दूसरी मिसाइल का नाम गौरी। इसलिए जो इस देश में बैठकर
मैकाले के मानस पुत्र और मार्क्स के मानस पुत्र, यानी जिनके दिमाग में एम फैक्टर बहुत घुस गया है, द मैकाले फैक्टर ऑफ 19th सेंचुरी एंड द मार्क्सिस्ट फैक्टर ऑफ 20th सेंचुरी, और कुछ और भी आप लोग सोच रहे होंगे, तो आपकी बुद्धिमत्ता पे मुझे पूर्ण विश्वास है। तो उसका उत्तर भी एम फैक्टर ही है, यानी मोदी फैक्टर। जो मोदी जी ने आज इस विषय पे अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है, राष्ट्र को उसे समझने की आवश्यकता है। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने यह बात कही है कि यह अमृतकाल है 22 वर्ष का, और 22 वर्ष बचे हैं उसमें, 25 वर्ष का, और यह वो आधार बनाएगा जो 1000 साल तक भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा। मगर उसके साथ साथ उन षड्यंत्रों, धूर्तताओं और कष्टों को भी याद रखने की जरूरत है जो हजारों साल से भारत पे हुए हैं। जो लोग ये कहते हैं कि मुगल आक्रमणकारियों के दौर में भारत में क्या क्या हुआ, तो उनके मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, सिर्फ इतना बता देना चाहता हूं कि एंगस, जो प्रोफेसर आरजी रमल ने डिवोसाइट बनाई है, जिन्होंने वर्ल्ड की हिस्ट्री का पूरा किया है, कब कब कितने लोग मारे गए, उसमें तुगलक के दौर में कितने मारे गए, खिलजी के दौर में कितने लाख मारे गए, मुगल के दौर में कितने मारे गए, कुल मिलाकर उन्होंने 60 मिलियन से 80 मिलियन लोगों के मैसेकर की बात कही है। विल डुरांट ने हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन में लिखा है, द मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया वॉज नॉट वन ऑफ द ब्लडीएस्ट, ही सेड वॉज द डेडलीएस्ट। कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ पाकिस्तान ऑफ राजस्थान में कि जब अकबर ने कैप्चर किया तो उसने 2980 किलोज के जनेऊ तोले, 2980 किलोज। आप सोच सकते हैं कि कितना था। ये किसने लिखा? फॉरेनर्स ने। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मजाक मत उड़ाइए। ये देश उसके बाद भी आज जीवित है, स्वतंत्र हुआ और उसके बाद प्रखरता के साथ आगे बढ़ रहा है अपनी उस शक्ति के कारण, जिसे समझिए और आश्वस्त रहिए कि आज जब पूरी दुनिया लड़ाई लड़ने में लगी हुई है, मैं देशों का नाम नहीं ले रहा हूं, सब एक दूसरे को के ऊपर आक्रमण करने और आधिपत्य में लगे हैं, उसमें यदि भारत का राइज हो रहा है तो इन मूल्यों को स्थापित करने के लिए हो रहा है, जो विध्वंस और हिंसा के खिलाफ होगा। इंडिया इज ऑल सेट टू राइज, नॉट टू डोमिनेट द वर्ल्ड बट टू मोटिवेट द वर्ल्ड। और उसका मूल आधार वह हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता है, जिसे कलंकित करने का प्रयास और उसके ऊपर हुए इतिहास के सबसे घनघोर नरसंहार, विल डुरांट ने जो कहा है, उसको छुपाने ही नहीं, नरसंहार करने वालों को महिमा मंडित करने के इस दुष्चक्र और षड्यंत्र को समझने की जरूरत है। और भारत क्या सोचेगा, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगले 1000 साल तक, तो अटल जी की इस पंक्ति से समाप्त करता हूं, जो उनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो उसका जो अंतिम छंद है कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। धन्यवाद। और अब एक अन्य महत्वपूर्ण विषय पर मेरे साथी श्री शहजाद पूनावाला जी आपको संबोधित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी। जय सोमनाथ से तो हमने शुरू किया था, पर अब सत्यमेव जयते भी बोलने की बारी है। आज जिस प्रकार से सुधांशु जी ने अभी विस्तृत रूप से बताया कि अस्तित्व, वर्तमान और भविष्य हमारे भारत की सभ्यता का सोमनाथ से जुड़ा हुआ है, परंतु भारत के अस्तित्व, वर्तमान और भविष्य से जुड़ा हुआ सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक विषय जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट का एक अहम निर्णय आया है। और इस निर्णय के बाद जो टुकड़े टुकड़े गैंग है हमारे देश में, उनको बड़ा दुख भी हो रहा है और दर्द भी महसूस हो रहा है। आज जिस प्रकार से उमर खालिद और शर्जील इमाम, जिसके लिए केवल कांग्रेस पार्टी और उसके इकोसिस्टम से नहीं बल्कि विदेश से भी बहुत सारे पत्र और संवेदनाएं प्रकट हो रही थी, आज उन दोनों व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार की राहत डिनाई कर दी है, उनके बेल को रिजेक्ट कर दिया है। और केवल बेल रिजेक्ट ही नहीं किया, बल्कि यह भी कहा कि जो इस प्रकार का अपराध उन्होंने किया है, प्रथम दृष्टया
आतंकवाद और दिल्ली को जलाने के जो भी चार्जेस उनके खिलाफ लगाए गए हैं वो प्रथम दृष्टया सही साबित होते हैं। वो क्वालिटेटिवली एक डिफरेंट फुटिंग पर है, मतलब कि कोई आम अपराध नहीं किया है, बहुत ही गंभीर अपराध, देश को टुकड़े टुकड़े करने वाला अपराध, इस दृष्टिकोण से उसको देखा गया है। और यह भी कहा गया है कि जिस प्रकार से उन्होंने ये कृत्य किए, ये दिखाता है कि जो दिल्ली में दंगे किए गए वो दरअसल संयोग नहीं, सोचा समझा प्रयोग भी नहीं, मैं तो कहूंगा हिंदू विरोध का और यही एम फैक्टर, वोट बैंक फैक्टर का सबसे बड़ा उद्योग था। ये दंगे जो थे वो स्पॉन्टेनियस नहीं, स्पॉन्सर्ड थे। ये जो दंगे हुए वो ऑर्गेनिक नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज थे, और उसके पीछे की मंशा थी कि यहां पर, जैसे अभी हमने हाल ही में कई देशों में देखा है, जिसके लिए दुआ इबादत भी रोज कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं, कि हिंसात्मक रूप से यहां पर सत्ता का तख्ता पलट करवाया जाए। इस दृष्टिकोण से यहां पर हिंदू विरोधी नरसंहार जिस प्रकार से 1000 वर्ष पहले भी हमने देखा था, उसी प्रकार से करवाया गया। मतलब उस समय पर जो खलनायकों का महिमा मंडन करने का काम आज भी कांग्रेस का इकोसिस्टम करता है, गजनी और गौरी का, आज भी वो इकोसिस्टम दिल्ली को दहलाने वाले खलनायकों का महिमा मंडन आज भी करता है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।